ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर 7 किया था रिक्रूटमेंट। आज चैप्टर 8 है, दैट इज टैलेंट मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। ठीक है, ये चैप्टर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ही है। जैसे हमने रिक्रूटमेंट किया है वैसा ही है ये चैप्टर। सबसे पहले आ गया टैलेंट। टैलेंट क्या है? टैलेंट मीन्स एप्टीट्यूड, स्किल और द एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क और टास्क। ठीक है, टैलेंट का मतलब क्या है? आपकी स्किल, आपके पास क्या एबिलिटी है, आप क्या परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं किसी को डांस बहुत अच्छा आता है तो उसका टैलेंट है डांसिंग। ठीक है, कोई पेंट बहुत अच्छा करता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, किसी की आर्ट बहुत अच्छी है तो उसका टैलेंट क्या है? आर्ट। ठीक है, तो जो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो उसकी एबिलिटी है परफॉर्म करने की, ठीक है, जो उसकी स्किल है उसको उसको क्या बोलते हैं? उसका टैलेंट बोलते हैं। ठीक है, देन टैलेंट के टाइप्स आ गए। फर्स्ट आ गए, आज तक टैलेंट सुना था ना, अब टैलेंट के टाइप भी देख लो। ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट दो तरह का होता है। एक होता है यूनिडिमेंशनल, एक मल्टी डिमेंशनल। ठीक है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, यूनि यानी कि एक चीज के बारे में, मल्टी यानी कि मल्टीटास्कर जैसे होते हैं वो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे तू दो तरह का टैलेंट होता है। फर्स्ट आ गया यूनिडिमेंशनल। यूनिडिमेंशनल यानी कि एक एम्प्लॉय एक काम में बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी एक एम्प्लॉय के पास एक पर्टिकुलर टास्क को करने की एक बहुत अच्छी स्किल, बहुत अच्छी एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट। ठीक है, जो अकाउंटेंट है उनके पास क्या स्किल होती है? अकाउंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है वो। उनके पास एक ही स्किल होती है, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है, उनको हम मार्केटिंग में डाल दें तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना वो अकाउंट्स में परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिडिमेंशनल क्या था कि किसी एक पर्टिकुलर स्किल में और एबिलिटी में बेस्ट होना। ठीक है, और मल्टी डिमेंशनल यानी कि आप अडॉप्ट करते हो मल्टीपल स्किल्स। ठीक है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कोई मार्केटिंग का एम्प्लॉय है, ठीक है, वो मार्केटिंग अच्छी कर लेता है। ठीक है, साथ में वो कैश काउंटर भी संभाल लेता है। ठीक है, साथ में वो लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छा करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो जो अलग अलग टैलेंट को अडॉप्ट करते जाते हैं, लेते जाते हैं, सीखते जाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी डिमेंशनल टैलेंट। ठीक है, जो कि मल्टी डिमेंशनल यानी कि फैला हुआ है बहुत ज्यादा। बहुत कुछ, एक पर्सन होता है जिसको बहुत कुछ आता होता है। ठीक है, वो डांस भी कर लेता है, पेंटिंग भी कर लेता है, फर्स्ट भी आ जाता है इस क्लास में। ठीक है, तो वो क्या है? वो मल्टी डिमेंशनल हो गया। ठीक है, और एक यूनिलेटर है जो क्लास में सिर्फ फर्स्ट आता है, उसको कोई आर्ट, कोई किसी स्पीच, किसी में कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो गया यूनिलेटर। ठीक है, यूनिडिमेंशनल। देन टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि टैलेंट को मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। किसका मैनेजमेंट है? टैलेंट का। तो इट मीन्स हम किसको मैनेज कर रहे हैं? टैलेंट। टैलेंट को इस तरह से मैनेज करना कि हमारी रिक्रूटमेंट और हायरिंग में हेल्पफुल हो। यानी कि हमने पर्सन लिया, ऐसा टैलेंट पर्सन लेना, ऐसा पर्सन लेना कि जो हमारे लिए आगे फ्यूचर में जाके हेल्पफुल। ज्यादातर मोस्टली हम कौन सा टैलेंटेड लेते हैं? मल्टी टैलेंटेड लेते हैं। ठीक है, हर हर ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो मल्टी टैलेंटेड हो। क्यों? क्योंकि वो मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकता है। जितना टास्क वो ज्यादा परफॉर्म करेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प होगी। उनको कम लोग चाहिए होंगे। अगर एक ही पर्सन चार काम संभाल लेगा तो उनके चार लोगों को पे करने वाली सैलरी कम हो जाएगी ना। तो इसलिए टैलेंट को मैनेज करना कि कौन सा पर्सन कैसा काम कर सकता है। बीसीए की क्लास नहीं है बेटा, एमबीए की क्लास है। देन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टैलेंट का? टैलेंट मैनेजमेंट का, इससे क्या होता है? मोटिवेट होता है वर्कफोर्स। ठीक है, उसको जो उसके पास टैलेंट है, अगर हम उसी टैलेंट के बेस पे उसको जज करेंगे तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होगा क्योंकि उसके पास वही टैलेंट है।
ठीक है, उसका वो टैलेंट बहुत अच्छा है, हम उसको वही टैलेंट देख के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट रहेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या हो गई, टैलेंट मैनेजमेंट करने की क्यों जरूरत है, बेस्ट टैलेंट को छांटने की, रिक्रूट करने की, सिलेक्ट करने की क्यों जरूरत है। अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, हम क्या कर सकें, टॉप का टैलेंट अट्रैक्ट कर सकें, एक बेस्टेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट कर सकें, एम्प्लॉय मोटिवेट रहे, जितना टैलेंटेड होएगा वो, ठीक है, उसके टैलेंट के बेस पे उसको सिलेक्ट किया तो हम उसके टैलेंट के बेस पे ही उसको जज करेंगे, जिसकी वजह से वो मोटिवेट रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होएगी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस होएगी। इंगेज एम्प्लॉय, वो इंगेज करेगा, मोर एक्टिविटी में इंगेज करेगा, वो अपनी राय देगा, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना पार्ट समझेगा। टॉप टैलेंट को रिटेन करके रख सकते हैं हम, ठीक है, अगर हमारे पास एक अच्छा टैलेंट मिल गया, फिर हम उसको जाने नहीं देंगे, फिर हम उसको संभाल के रखते हैं। देन हायर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, इससे क्या होगा, क्लाइंट को हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखो, आपका एक टॉप लेवल का बंदा है, वो डील कर रहा है किसी क्लाइंट से, ठीक है, और एक फ्रेशर डील कर रहा है क्लाइंट से, तो ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, जो टैलेंटेड है उसका पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हाई होगी हमारे पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। देन प्रोसेस क्या है, टैलेंट मैनेजमेंट की प्रोसेस, सबसे पहले तो गोल आइडेंटिफाई करना कि आपको किस किस के लिए टैलेंट चाहिए, किस बेस पे टैलेंट चाहिए, ठीक है, आपको अकाउंट का काम करवाना है तो आपको अकाउंटेंट चाहिए, तो उसका टैलेंट अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए। आपको मार्केटिंग का काम करवाना है तो आपको उसकी पर्सन की कम्युनिकेशन देखनी है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका गोल पहले डिसाइड होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। फिर अट्रैक्ट द टैलेंट, फिर हम टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे, फिर हमने पोस्ट डाली कि इस पोस्ट के लिए हमें पर्सन चाहिए, तो उसका रिलेटेड जिसके पास वो सारे टैलेंट होंगे वही उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। देन सोर्सिंग ऑफ टैलेंट, फिर उसको पर्सनलाइज लुक देंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनको हायर करेंगे। देन रिक्रूटमेंट होगी, उन पर्सन की जो टैलेंटेड लोग हैं उनमें फर्स्ट स्टेज में आएंगे, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू वगैरह, ठीक है, उनकी चेक की जाएगी, उनका जो स्किल है, उनका जो टैलेंट है वो चेक किया जाएगा। फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन आपको पता है नेगेटिव प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो रख लेते हैं, जो नहीं चाहिए उसको निकाल देते हैं, तो फिर सिलेक्शन होगी। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरह ट्रेन किया जाए। टैलेंट तो है उस पर्सन के पास, लेकिन वो टैलेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे यूज होना है वो उसको बताया जाए, ठीक है। फिर रिटेन यानी कि उसको रखा जाएगा, उसको अच्छी सैलरी पैकेज, उसको मोटिवेशन किया जाएगा, ताकि वो हमारे यहाँ पे परमानेंटली रिटेन हो जाए, रह जाए। असेसमेंट, उसकी असेसमेंट की जाएगी, उसको डेली चेक किया जाएगा, ठीक है, ईयरली ईयरली उसको चेक किया जाएगा, और बहुत अच्छा होता जाएगा तो प्रमोशन दी जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, ठीक है, प्रमोशन दिए जाएंगे। करियर प्लानिंग, ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है, सक्सेशन यानी कि आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट उसकी प्लानिंग की, रिटायरमेंट रिप्लेसमेंट कैसी होगी उसकी, ठीक है। एग्जिट स्टेज, फिर देन उस टैलेंट का फाइनल स्टेज होगा एग्जिट स्टेज, जहाँ पे वो रिटायर हो जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसकी रिटायरमेंट के पहले क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेशर्स ले आते हैं और फ्रेशर्स को उसका असिस्टेंट बना देते हैं, ताकि वो उससे सारा काम सीख ले, कि रिटायर होने से पहले भी वो अपना टैलेंट हमें देके जाए। नाउ बेनिफिट्स आ गए, ये आप खुद रीड कर सकते हो, इजी है प्रमोट करना, ठीक है, मोटिवेट रहते हैं एम्प्लॉय, हेल्प होती है जॉब सेटिस्फेक्शन में, इजी है इनके। देन टैलेंट रिटेन, टैलेंट रिटेन क्या होता है, टैलेंट को अपने पास बचा के रखना, अपने पास रिटेन करके रखना, अपने पास संभाल के रखना, ठीक है। ये क्या होता है, टैलेंट रिटेन कंसिस्ट ऑफ set of practices and policies adopted by the companies to ensure that their above average professional retain in it for much longer. It is known as employee retain, ठीक है, हम ये देखते हैं कि हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको कितनी देर तक, कितनी एवरेज है उनकी कि उनको हम रख सकते हैं, लाइक 65 ईयर रिटायरमेंट प्लान, ठीक है, 75 670, ये सब क्या है, ये कोशिश होती है कि हम अपने जो टैलेंट है उसको कब कब तक कहाँ तक रिटेन करके रख सकते हैं ना। इम्पोर्टेंस आगे रिटेन क्यों करना है अपने टैलेंट को, उनके जो एम्प्लॉई हैं हमारे उनको अपने साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए क्यों रखना है, टर्नओवर कम होगी, एब्सेंटिज्म कम होगी, कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे, बार बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी नए लोग खरीद लाने के लिए, मोरल इंक्रीज होएगा, ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी इंक्रीज होएगी, अच्छी बनेगी कि इनका ये एम्प्लॉय देखो 17 साल से इसी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी इमेज अच्छी होएगी। अब रिटेन करने की प्रोसेस क्या है, हायर करो राइट पर्सन को, उसको करियर पाथ दिखाओ, उसको सही रास्ता दिखाओ, उसको डेवलप करो उसका टैलेंट। प्रोफेशनल सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी दो, उसको रिटेन करने के लिए उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, कि वो ये जॉब क्यों करे, उसके पास भी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, उसको अच्छी पे दो उसके काम के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल बेनिफिट्स दो उसको, कमीशंस मिलनी चाहिए, बोनस मिलनी चाहिए, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। ऑन डिमांड सैलरी, जितनी वो डिमांड कर रहा है या जितनी मार्केट की डिमांड है उस फील्ड की सैलरी की, उतनी उसको दी मिलनी चाहिए, ठीक है। मान लो फील्ड में 30,000 चल रही है, कि एक एक अच्छा अकाउंटेंट को मान लो कह रही हूँ, ठीक है, 30,000 मिलती ही मिलती है, 30,000 मिलनी ही चाहिए, तो आपको उसको 30+ ही देनी है सैलरी, तभी वो आपके पास रिटेन रहेगा। ये आपको एम्प्लॉय बनना नहीं सिखा रही हूँ मैं, ये मैं आपको बिजनेसमैन बनना सिखा रही हूँ, कि आपने जब अपना काम खोलना है, जब आपने अपने एम्प्लॉय रखने हैं, तो आपने वहां पे कैसे अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना है। आप एमबीए पढ़ रहे हो, एमबीए इज द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप मास्टर बन रहे हो इसमें, आपने बिजनेसमैन बनना है, आप अपनी टीम खड़ी करने वाले हो, इसके लिए ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसको आपने ये नहीं सोचना कि मैंने ये जॉब करनी है तो इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं, एज अ टीम लीडर सोचो, एज अ बिजनेसमैन सोचो। देन वैल्यू द टीम, टीम की वैल्यू, असेंशियल इन रिटेनिंग टैलेंट, टीम फील मोर वैल्यूएबल, ठीक है, जब एक ही बंदा, उनका एक ही मेंबर अगर उनके साथ हमेशा रहे, ठीक है, उनकी टीम का लीडर हमेशा रहे उनके साथ, तो टीम क्या है, हमेशा वैल्यू ही करेगी, ठीक है। हैव अ गुड लीडर, हमें गुड लीडर मिल जाता है। एडवर्स यानी कि कुछ इसके पुअर इम्पैक्ट भी हैं, ठीक है। लॉस ऑफ कंपनी नॉलेज, एम्प्लॉय लीव कर जाते हैं तो उनको कंपनी की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। कस्टमर पे भी इफेक्ट पड़ता है, इंटरप्टिव कस्टमर सर्विसेज, सर्विसेज नहीं दे पाते हैं हम अच्छे से। एक पर्सन आया, उसने 3 दिन काम किया, वो चला गया, अब उसकी जगह नया पर्सन आया, और कोई पुराना क्लाइंट आ जाए तो वो क्या कहेगा, मैम मैं नया आया हूँ, पुराने वाले ने आपको हैंडल किया था, मुझे नहीं पता आपकी क्या कंप्लेंट। ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा, इंटरप्शन आएगी, उसको दोबारा से सारी कंप्लेंट सुननी पड़ेगी, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। देन टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट एक्विजिशन क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि आप एक्वायर कर लो उस टैलेंट को। एक अच्छा टैलेंट आपने देखा, आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया, हायर कर लिया, ग्रो कर लिया, रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है, ताकि वो आपके कंपटीशन में काम आए, आगे कंपटीशन में काम आए, ठीक है। एक स्किल वर्कर को आपने अपने पास एक्वायर कर लिया, उससे स्किल सीख ली, उससे काम सीख लिया, तो ये है टैलेंट को एक्वायर करना, ठीक है। टैलेंट एक्वायर यानी कि आपने टैलेंट ही सीख लिया, उसके पास जो था वो सीख लिया आपने। एलिमेंट्स क्या है, प्लान एंड स्ट्रेटजी, वर्कफोर्स सेगमेंटेशन, ब्रांडिंग, कैंडिडेट ऑडियंस, मैट्रिक एनालिसिस, ये इतना वो नहीं है खास। प्रोसेस आ गई, अनबाउंडिंग मार्केटिंग, मार्केट जो है अनबाउंड है, कहीं से भी बंद नहीं है, मार्केट पूरी ओपन है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड्स है, ठीक है, आप पूरे मार्केट में कहीं से भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो, कहीं भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉय को रख सकते हो। आउट आउटबाउंड मार्केटिंग कौन सी होती है, आउटबाउंड मार्केटिंग यानी कि आप जहाँ पे आप सोशल चैनल्स, मीडिया, मतलब सेकेंडरी टर्म से आप जब चीजें करते हो, एक्वायर करते हो टैलेंट को, तो वो आउटडोर हो गई। और जब आप खुद से रिक्रूट करते हो, खुद से अपनी पोस्ट डालते हो एक्वायर करने के लिए, तो वो इंडोर हो गई, इनबाउंड हो गई, ठीक है। फिल्टरिंग एंड सिलेक्शन, फिर आप फिल्टर करोगे उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, पर्सनैलिटी, कैरियर, ये सब देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा पर्सन ज्यादा लाइबल है हमारे काम के लिए। देन कन्वर्जन एंड अनबोर्डिंग, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस देखा जाएगा, इंडिविजुअल को, ठीक है, उसकी जर्नी देखी जाएगी, उसकी सैलरी, उसके एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा हमारे काम के लिए वो सुटेबल है या नहीं। फिर उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको कुछ डेवलप किया जाएगा, उसके अंदर उसको इम्प्रूव किया जाएगा।
ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम? टैलेंट बेस्ट एक टैलेंट एक्वायर कैसे कर सकते हैं? लुक फॉर पोटेंशियल नॉट फॉर जस्ट फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, एक पर्सन को आप देखो, सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस के लिए ना देखो, उसकी उसकी पोटेंशियल के लिए भी देखो। ठीक है, ये मत देखो कि अभी आपको यही चाहिए तो आप उसकी जो मेन उसकी परफॉर्मेंस आपने देखा वो इस समय ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आपने उसको छोड़ दिया। नहीं, उसकी पोटेंशियल भी देखो कि वो कितना मतलब कितना फोकस्ड होके काम कर रहा है। प्रायोरिटाइज इंटरनल मोबिलिटी। प्रायोरिटी क्या दो, किसको दो? इंटरनल को दो। ठीक है, जो अकाउंटेंट है, अगर वो कहे मेरा खुद का बेटा अकाउंटेंट है जी, उसको रख लो, तो उसको प्रायोरिटी दो, एक्वायर करो। ठीक है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों के पास ही होते हैं। ठीक है, आपको में भी कहा जाता है, मतलब लोगों को कहा जाता है सबको कि आप अच्छे लोगों की संगत करो। वो अच्छे लोगों की संगत का मतलब क्या होता है? क्यों करनी है वो संगत अच्छे लोगों की? इसका मतलब क्या है, क्यों करनी है? क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे ही बन जाओगे। तो इसमें भी वही है कि जो अच्छे लोग होंगे, यानी कि जो टैलेंटेड लोग होंगे, उनके पास अपने आप ही उनका जो ऑरा होगा, उनके जो आसपास लोग होंगे वो भी टैलेंटेड ही होंगे। ठीक है, तो आपको वहां से बेस्ट टैलेंट मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देन रीथिंक हु फॉल्स अंडर टैलेंट एक्विजिशन। दोबारा से सोचो, जो एम्प्लॉय नहीं कर पाया वो काम, उसके बारे में सोचो, एम्प्लॉय के बारे में कि वो क्यों नहीं कर पाया, क्या क्या कारण रहे। एडवर्टाइज स्ट्रेटेजीज को एडवर्टाइज करो, अपनी एडवर्टाइज दो अच्छे से। ठीक है, और ब्रांड को और निखारो। नेक्स्ट आ गया ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है, brings employees up to speed on organizational policy, job and responsibility and other organization attribution and concept that will help them transmit efficiently into the position। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है? ये चेक करना कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है या जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, क्या हमारे एम्प्लॉयज भी उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या वो भी उसी स्पीड में चल रहे हैं, क्या वो भी वही रूल और वही पॉलिसी को फॉलो करना चाह रहे हैं, क्या वो भी वही गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये होती है ओरिएंटेशन। ठीक है, नए ओरिएंटेशन, नए एम्प्लॉयज को लेके आए हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको समझाओ कि हमारा जो कंपनी है वो क्या काम करती है, हमारी कंपनी किस पे फोकस करती है, हमारा गोल क्या है, हमारे कंपनी में क्या क्या पॉलिसीज हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, वो सब ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, ओरिएंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक न्यू एम्प्लॉय के लिए, उसका करियर बिल्ड करने के लिए। ठीक है, ओरिएंटेशन के पर्पस क्या है? रिड्यूस करना, स्टार्टअप कॉस्ट कम कर देती है। ठीक है, मोर क्विक लर्न करता है पर्सन, जो जॉब है जो नया आया है। एंजाइटी रिमूव करती है। ठीक है, उसको लगता नहीं है कि वो नई जगह पे है, क्योंकि उसको पॉलिसी समझाई जाती है, उनसे बातें की जाती हैं, तो उनको थोड़ा फैमिलियर बन जाते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर कम होती है। एम्प्लॉय टर्नओवर तो सब जगह ही आएगा। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर तो सब जगह ही आएगा। टाइम सेव करता है सुपरवाइजर का। ठीक है, उसको पॉलिसी समझा दी तो उसका सुपरवाइजर का टाइम सेव हो गया, क्योंकि पर्सन को पता है कि उसकी पॉलिसी क्या है कंपनी की। जॉब एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है? डेवलप होता है, उसको रोल पता लग गया अपना, उसको अपना काम पता चल गया, उसको ये पता चल गया कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है, उसको ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं ये करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे खुश होएगी या ना खुश होएगी। तो जब उसको पता चल गया तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड और मोटिवेट फील करेगा। नाउ स्ट्रेटेजी चॉइस। स्ट्रेटेजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ले सकते हो? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि आप, इनफॉर्मल यानी कि आप, न्यू हायर आर डायरेक्टली पुट ऑन टू द जॉब एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू themselves विद द वर्क ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक नए एम्प्लॉय को डायरेक्ट आपने कहाँ डाल दिया? कंपनी में डाल दिया। ठीक है, और उनको उसको काम करने को दे दिया कि काम शुरू कर दो। ठीक है, काम करना शुरू करवा दिया। ठीक है, फॉर्मल में क्या करोगे आप? मैनेजमेंट के द्वारा उसको प्रॉपर नए एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाया जाएगा, वो पूरा उसको दिखाते हैं, देखो ये स्टाफ रूम है, ये वो है, ये यहाँ पे ऑफिस है सर का, यहाँ मैम का ऑफिस है। ठीक है,
यहाँ पे कॉफी मिलती है, ऐसे ऐसे। ये डिपेंड होता है मैनेजमेंट के गोल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो फॉर्मल रखते हैं या इनफॉर्मल रखते हैं। इंडिविजुअल में कोई एक पर्सन पूरे ग्रुप का कोई एक पर्सन कर ले, और कलेक्टिव में सारे के सारे ग्रुप मेंबर या सारे के सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे को हेल्प कर दें, पॉलिसी समझा दें या नए वाले को पॉलिसी समझा दें। सीरियल और डिसजक्टिव सीरियल में क्या होएगा? सीरियल में क्या होएगा? When an experienced employee induct a new hiring, the experienced employee act as a tutor। ठीक है, सीरियल यानी कि वो उसका ट्यूटर बन के उसको काम करवाएगा, उसका सीनियर बन के उससे काम करवाएगा। ठीक है, या इंजेक्टिव में क्या होगा? स्टैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो उसके साथ एज अ फ्रेंड बन के उसको काम करवा रहे हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल आपने ऊपर पढ़ा अभी। प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहले रिसेप्शन, ओरिएंटेशन प्रोसेस का सबसे पहले रिसेप्शन। एट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन receive the new employee with coordinate as the new employee feel they come here to achieve a specific goal and organization give them appropriate respect. By this way the organization inspire the new employee for better performance। ठीक है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन नया एम्प्लॉय आता है। ठीक है, तो नए एम्प्लॉय को ऐसा फील करवाया जाता है कि आपको एक स्पेसिफिक गोल जो है वो अचीव करना है, तो इससे क्या है, उसकी बेटर परफॉर्मेंस दिखती है। देन एक्सेप्टिंग स्टेजेस, फिर धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगता है अपने कलीग्स का इन्वायरमेंट, अपने आसपास का इन्वायरमेंट वो एक्सेप्ट करने लगता है। देन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इंटरेस्ट, फिर वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी दिखाता है कि एक एम्प्लॉय का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस चीज में जाना चाहता है। ठीक है, इंडक्टिंग विद कलीग्स, कलीग के साथ वो वर्क करता है, उनके साथ बातें करता है, उनसे शेयर करता है, उनसे नई चीजें सीखता है, उनके साथ फ्रेंडली होता है। कंडक्टिंग भी फिर सुपरवाइजर के साथ भी उसका कंडक्ट होता है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको काम करने की। इंडक्ट विद सर्विसेज एंड रेगुलेशन, अलग अलग रेगुलेशंस रूल्स उनके साथ वो उसको परिचित होता है, यानी कि उसको पता चलते हैं, नई नई इंट्रोडक्शंस होती हैं उनकी। ठीक है, मतलब वो इंट्रोडक्ट होता है नए नए रूल्स के साथ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द फैसिलिटीज, फैसिलिटीज अंडरस्टैंड करता है कि उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इस कंपनी का एम्प्लॉय होने पे उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फिर वो फॉलो अप यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे आगे चलता रहता है, मिस्टेक कम हो जाती है। देन इंडक्शन, ओरिएंटेशन भी पढ़ लिया, अब इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? टास्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसी प्रोसीजर एंड रूल्स। इंडक्शन क्या है? एक नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल पॉलिसीज से मिलाना, नई नई जो पॉलिसीज आई हैं, जो रूल आई हैं, उससे मिलाना। ठीक है, अब पूछो आप, इंडक्शन और ओरिएंटेशन में क्या फर्क हुआ? दोनों ही सेम लग रहे हैं, दोनों ही रूल बता रहे हैं, दोनों ही रूल के साथ मिलवा रहे हैं नई एम्प्लॉय को, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? हाँ जी, ओरिएंटेशन में है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलवा रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, पिछले साल कौन कौन यहाँ पे हेड रहा है। ठीक है, मान लो एक एचआर उसको सारी पॉलिसीज बता रहा है, या सारे हिस्ट्री बता रहा है कि पीछे क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था। ये क्या है? ये ओरिएंटेशन है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन में उसको पॉलिसीज बताना, रूल्स बताना, जो उसने काम करना है उसके रिलेटेड उसको गाइड करना है एक तरह से। ठीक है, लाइक मान लो अगर सेल का कोई पर्सन है तो उसको सेल का सॉफ्टवेयर समझाना कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, तो ये इंडक्शन हो गया।
ठीक है, ये इनिशियल यानी कि ये पहला स्टेज है। ओरिएंटेशन बड़ा स्टेज है, ये जो इंडक्शन है वो इनिशियल स्टेज। ठीक है, लाइक उसको ये बताना टीम मीटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये इंडक्शन में आ गया। ये भी फॉर्मल इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल में क्या होगा, प्लान्ड होएगा पूरा का पूरा प्रोग्राम, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और इनफॉर्मल में क्या होगा, जो सुपरवाइज इंडिकेट्स देता रहेगा, कंडक्ट करता रहेगा, वैसे वैसे। प्रोसेस आ गई जर्नल ओरिएंटेशन, सबसे फिर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। इंडक्शन प्रोग्राम में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट आ गया जनरल ओरिएंटेशन। ठीक है, इंडक्शन में है ये, इंडक्शन में जनरल ओरिएंटेशन की जाएगी। जनरल ओरिएंटेशन यानी कि उसको अपने एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव, इनसे मिलाया जाएगा, इनके इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये आपका सुपरवाइजर है, ये उसका सुपरवाइजर है, ये आपके कलीग्स हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आपका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो प्लेस है, ये आपका ऑफिस है, ठीक है, आप यहाँ पे आपने काम करना है, हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये मेल स्टाफ है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये वॉशरूम फैसिलिटी है या मेडिकल फैसिलिटी, ये सब। फॉलो अप ओरिएंटेशन करते करते सीखता है, जब वो 6 महीने में वहाँ काम करते करते सीखता है, देखता है, तो वो फॉलो अप ओरिएंटेशन हो गई। देन आ गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, एक पर्सन को स्पेसिफिक जॉब के लिए रख लेना, एक पर्सन को स्पेसिफिक जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेना, उसको प्लेस कर देना वहां पे, उसको रैंक दे देना, उसको बोलेंगे हम प्लेसमेंट। ठीक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो उस पर्सन की क्वालिफिकेशन से मैच होती है, हमने उसको जॉब दे दी, हमने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, लाइक मैं जो हूँ एज अ मैनेजमेंट टीचर, ठीक है, एज अ मैनेजमेंट प्रोफेसर, यहाँ पे क्या हूँ, प्लेसमेंट हुई हुई है मेरी। ठीक है, तो प्लेसमेंट प्रोसेस आ गई। प्रिंसिपल्स हो गए। प्रोसेस पढ़ लो फटाफट। पहले तो डिटेल कलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय की, फिर उसका प्रोफाइल चेक करेंगे सारी। ठीक है, प्रोफाइल देखेंगे हमारे बेस्ट फिट हो रही है या नहीं, उसको बाकी सबऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, इंडिविजुअल जॉब फैमिली देखेंगे, इंडिविजुअल है। ठीक है, फिर उसको एक स्पेसिफिक जॉब दे देंगे अगर वो हमारी सारी चीजों में फिट हो रहा है। प्रिंसिपल क्या है प्लेसमेंट का, जॉब फर्स्ट मैन नेक्स्ट। ठीक है, प्लेसमेंट का मेन फोकस क्या है कि मैन शुड बी प्लेस्ड ऑन द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। द जॉब जो जॉब मस्ट शुड नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। जॉब फर्स्ट है, मैन नेक्स्ट है। ठीक है, मैन बाद में देखने की नहीं देखना, अपना आपका दोस्त है तो आपने उसको रख लिया, नहीं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है जॉब की। जॉब की जो रिक्वायरमेंट है पहले वो फुलफिल की जाएगी, फिर पर्सन को देखा जाएगा। ठीक है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन ही 12th है और आपको बीए चाहिए तो इन शॉर्ट वो नहीं रख सकते आप उसको। ठीक है, पहले आपने जॉब देखनी है अपनी। प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, ठीक है, वही मैंने अभी बताया कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लेस करना है, ऐसा नहीं है लोअर को हायर पे कर दिया, हायर को लोअर पे कर दिया। फैमिलराइजेशन यानी कि कन्वर्सेशन विद द वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, एम्प्लॉय कितना फैमिलियर हो जाता है, कितना अवेयर रहता है। डेवलपिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी, कितना लॉयल है, उसमें लॉयल्टी के सेंस चेक करना। रेडी प्लेसमेंट, फिर जो डेट है उसको डेट दे देना ज्वाइनिंग की। ठीक है, टेम्परेरी प्लेसमेंट भी होती है और परमानेंट प्लेसमेंट भी होती है, ये तो आपको पता ही है। जॉब को इफेक्टिव और सेटिस्फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एक प्लेसमेंट को इफेक्टिव और सेटिस्फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट आ गया जॉब रोटेशन। जॉब को रोटेट करते रहना, एक पर्सन को ऐसा ना लगे कि वो बोर हो रहा है एक काम को कर करके, उसको चैलेंजिंग टास्क देते रहना। ठीक है, मान लो कोई इंप्लॉई है, आपका काम है, आप टीम में हो, ठीक है, आज उसको दे देना कि आज की मीटिंग आप संभालोगे। ये क्या है, ये उसको एक तरह का टास्क दे दिया आपने, उसको चैलेंजिंग वर्क दे दिया। ठीक है, जिससे वो थोड़ा अप्रिशिएट होगा। टीम वर्क, टीम वर्क करना, टीम को एनालाइज करना, टीम में नॉलेज बांटना, शेयर करना, टीम से बात करना। ठीक है, टीम वर्क देना उनको कि टीम में आप कैसे परफॉर्म करते हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग करते रहना रेगुलरली ऑन द बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे। जॉब एनरिचमेंट क्या है, चैलेंजिंग वर्क देना। ठीक है, उनको ऐसा टास्क देना। ठीक है, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है, देन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट क्या है, जॉब ही डज हेल्प
him to exploit his potential which he can use efficiently। ठीक है, उसको भी लगता है शायद वो ये नहीं कर सकता, लेकिन उसको वो काम देना और फिर देखना कि वो कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, नहीं कर पाया उसको दोबारा देना। ठीक है, एम्पावर करना उसको। इज दिस चैप्टर क्लियर? हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? ट्रेनिंग, एक्वायरिंग, ओरिएंटेशन, इंडक्टिंग, सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट? इंडक्टिंग मैंने बताया ना, इंडक्टिंग एक इनिशियल स्टेज है। ठीक है, जिसमें आप एम्प्लॉय को उसी का काम बता रहे हो बस। जैसे मान लो एक सेल्समैन है, ठीक है, एक सेल्स पर्सन आपने रखा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव आपने रखा है अपनी कंपनी में। सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप क्या बता रहे हो? आप उसको सेल्स का सॉफ्टवेयर बता रहे हो कि ये सेल्स का सॉफ्टवेयर है जी, हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को सेल्स का सॉफ्टवेयर बताना, बतानी पॉलिसीज और रूल्स या ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन उसके जॉब से रिलेटेड। ठीक है, उसको टारगेट्स बता देने कि आप सेल्स वाले हो तो आपको इतना टारगेट है जो आपको अचीव करना होगा। तो ये क्या है, इंडक्टिव में आ गया। हाँ जी, अटेंडेंस इसी चैट में देनी है। पल्लवी है? पल्लवी नहीं आई आज? लखन आया आज? लखन, बलजीत, नेहा, नवनीत, अंशिका, आंचल। आंचल आई है आज? यस मैम। मैम मैं भी प्रेजेंट ही हाँ। कौन? कन्वर उदय प्रताप। ओके ओके। हाँ जी मैम। कन्वर। और कौन है? वर्षा। वर्षा आपने पहली बार क्लास लगाई है? हिमांशी। हेलो। नो मैम, अर्लियर भी लगाई है मैंने। ओके। हाँ ये जी। रियलमी कौन है? ये रियलमी कौन है भाई? रियलमी आपका नाम क्या है? नाम बता दो भाई, मेरे को अटेंडेंस देनी है आगे, फिर मत क्या ना मेरी अटेंडेंस नहीं दी। क्या नाम है बेटा आपका? हेलो मैम, राज नंदिनी। नंदिनी, ये कैसे ओके। हुआ? नंदिनी, हेलो। चैट बॉक्स में अपना नेम लिख के सेंड कर दिया करो, ठीक है, ताकि नेम क्लियर है। ओके, आज का सब्जेक्ट क्लियर है ना सबको, आज का चैप्टर? यस मैम। मैम ये ओके, नोट्स कहाँ से मिलेंगे वैसे, जिससे आप पढ़ा रहे थे? मैं तो आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, ये बुक अच्छा है मैम। पूरी की पूरी। ठीक है, नोट्स ठीक आपको है मैम। आपके ऐप पे मिल जाएंगे, डॉट वे ऐप होएगा आपके फोन में। यस मैम। हाँ, वहां पे आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिल जाएंगे, जो ओके मैम। जो पुरानी क्लासेस हुई हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग मिल हाँ जी। जाएंगी। ठीक है मैम। ओके।